नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे कैसे युद्ध की जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये है ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध। और ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध में इजराइल ने एक बार फिर ईरान को लंबी चौड़ी पटखनी दी है। उन्होंने जो इस वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ है उनको एक हमले के अंदर मार गिराया है। एक मिसाइल हमले में जो वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल अली शादमानी, उनको मार गिराया गया है। यही इस पूरी वॉर के इंचार्ज थे और पिछले 5 दिनों में ये वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आयतुल्ला अली खमेनी की जो किचन कैबिनेट है, उसके कई सारे सदस्यों को मार गिराया है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ईरान अभी भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तेल अवीव और हाइफा पर हमले कर रहा है, लेकिन उसके जो हमलों की संख्या है, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, उसके जो हमलों की संख्या है वो ईरान की इजराइल के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, अगर कंपैरिजन करें, इजराइल की सैन्य ताकत, एक छोटा सा देश है, इतना सा देश, उसके मुकाबले ईरान बहुत बड़ा देश, लेकिन सेना और उसके हौसले के अंदर कोई कमी नहीं है। इजराइल की जो सबसे कुख्यात विख्यात जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने कैसे ड्रोन्स को इन्फिल्ट्रेट किया ईरान के अंदर और कैसे एक के बाद एक स्ट्राइक की कई सैकड़ों हजार किलोमीटर अंदर, ये भी इजराइल की सैन्य ताकत को दर्शाता है। इजराइल ने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर पूरा बदलाव किया है। मोसाद के पास एक एक जगह की जानकारी है। खबर ये आ रही है कि आयतुल्ला अली खामनेई भी इजराइल का एक टारगेट है। तो क्या टारगेट नंबर 1 पर आयतुल्ला अली खामनेई है? वही खामनेई जो 80 से पार हो चुका है, 86 वर्ष की उसकी उम्र है, लेकिन इसके बाद भी वो ईरान का सर्वोच्च लीडर बना हुआ है। क्या उसकी हत्या की साजिश रच रहा है इजराइल? और इजराइल ईरान पर हमला करके क्या खामनेई को नष्ट करना चाहता है? क्या खामनेई को समाप्त करना चाहता है और ईरान के अंदर एक नई रेजिम लाना चाहता है? इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। इस बात की संभावना और बल लेती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान के अगल बगल में सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं। ये मुस्लिम राष्ट्र आखिरकार ईरान का खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में क्यों नहीं उतर रहे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इजराइल अभी खुलकर ये नहीं बोल रहा है कि उसके टारगेट नंबर 1 आयतुल्ला अली खमेनी है, लेकिन इजराइल के जो हसरतें हैं या इजराइल के जो मंसूबे हैं वो इसी तरह इशारा करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब उन्होंने अली शादमानी को मारा तो उनके पास 100% एक्यूरेट इंटेलिजेंस था। और जो सूत्र हैं इजराइल से जुड़े हुए ये बताते हैं कि खमेनी को लेके भी उनके पास 101% इंटेलिजेंस है कि खमेनी इस वक्त कहाँ है। खमेनी के गेस्ट अपीयरेंसेस होते हैं और जिस प्रिसीशन टेक्नोलॉजी के साथ हमला किया जाता है ईरान के अंदर, वो भी ये बताता है कि इजराइल की मारक क्षमता कितनी खतरनाक है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इजराइल ने ईरान पर आखिरकार ये हमला क्यों किया है और वो क्या क्या मिलिट्री टारगेट अचीव करना चाहता है। जरा इसके बारे में भी सुन लीजिए। दरअसल 3 मुख्य बातें हैं जिनका समाधान इजराइल इस वक्त चाहता है। उसका मानना है कि उसने ईरान पर हमला 3 कारणों से किया है। सबसे पहली बात ये कि ईरान परमाणु ताकत यानी परमाणु हथियार अख्तियार करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए रणनीति पर काम कर रहा था। इसीलिए कई सारे परमाणु वैज्ञानिक ईरान के मार दिए गए हैं। कई सारे परमाणु वैज्ञानिकों के बारे में एग्जैक्ट इंटेलिजेंस पता की और अब उन परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद जो ईरान का न्यूक्लियर प्लान है, जो ईरान के न्यूक्लियर मंसूबे हैं, वो कई साल पीछे चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि इजराइल ये चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके से परमाणु हथियार न हासिल कर पाए और इसी के लिए उसने ये हमला किया है। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि G7 की जो बैठक चल रही है उसको छोड़कर ट्रंप जो है वापस अमेरिका चले गए हैं, वापस वॉशिंगटन चले गए हैं। ये भी इस तरह की नई अटकलों को जन्म दे रहा है कि आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है।
आज की रात जो है क्या क़यामत की रात होने वाली है ईरान के लिए। ट्रंप का जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है और G7 ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है और G7 ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी ईरान पर इजराइल के हमले की उसने निंदा नहीं की है। साथ ही साथ G7 देशों ने ये भी कहा है, उनका मानना है कि ईरान के हाथ में किसी भी तरह से परमाणु बम नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच एक और थ्योरी आती है पाकिस्तान के इस्लामिक बम की, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया है, वो ये है कि उसकी सैन्य क्षमता को कमज़ोर करना। ईरान कुछ भी हो, बड़ा मुल्क है, चीन उसकी मदद करता है, रूस भी उसकी मदद करता है। चीन ने तो हाल ही में मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्री को फ़ोन करके कहा है कि हम ईरान और इजराइल के बीच शांति और मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री का प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब इजराइल बुरी तरह से पीट रहा है, किसको, इजराइल बुरी तरह से पीट रहा है ईरान को। ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं विशेषज्ञ कि ईरान के जवाबी हमले उतने शार्प और उतने तेज नहीं है। तो चीन की भूमिका भी इसमें आ गई है। तो चीन भी ईरान की मदद करता है, रूस भी ईरान की मदद करता है। इसके अलावा कुछ देशों से उसने हथियार भी खरीदे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ईरान की भी सैन्य ताकत है, ईरान के पास भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान भी परमाणु हथियारों को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। हालांकि अभी तक IAEA और बाकी लोगों का ये कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इजराइल इस कोशिश को ही समाप्त कर देना चाहता है। इसीलिए इजराइल अब चाहता है कि परमाणु हथियार वो न डेवलप कर पाए, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसका जितना भी सैन्य क्षमता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। इजराइल भी चाहता है कि ईरान इजराइल के साथ युद्ध करे, ताकि ईरान के पास जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो खत्म हो जाए, ताकि ईरान के पास जितना गोला बारूद है वो खत्म हो जाए, ताकि ईरान के पास जितने फाइटर प्लेन्स हैं उनको अपने निशाने पर ले ले, जो ईरान का एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से तोड़ दे। तो दूसरी एक इच्छा ये है इजराइल की कि वो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और उनकी माफ़ कीजिएगा, वो ईरान की सैन्य क्षमता और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। इसके अलावा आपको पता है इजराइल के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं उसमें किस किस का नाम आता है, उसमें हिजबुल्लाह का नाम आता है, उसमें हमास का नाम आता है, और इनको दाना पानी चारा, जैसे हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमले होते हैं उसके पीछे हम कहते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। इजराइल को बहुत अच्छी तरह पता है कि उसके यहाँ जो आतंकवादी हमले होते हैं उनके पीछे ईरान है। ऐसे में इन 3 कारणों से, पहली बात क्या है कि परमाणु ठिकानों को ख़त्म करना चाहता है, दूसरी क्या है बैलिस्टिक मिसाइल और सैन्य क्षमता को ख़त्म करना चाहता है, और तीसरी क्या है जो आतंक फैलाने का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो पैसों की क्षमता है उसको ख़त्म करना चाहता है, और साथ ही साथ उसकी अर्थव्यवस्था भी तबाह करना चाहता है। इसलिए ईरान के जितने भी तेल के कुएं हैं उन पर स्ट्रैटेजिक हमले किए गए हैं। वैसे भी ईरान अभी आर्थिक प्रतिबंधों के मार से बुरी तरह से गुजर रहा है। उसके परमाणु कार्यक्रम के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, और इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों के चलते, इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है। वहां पर बेरोजगारी चरम पर है। इसीलिए नेतन्याहू बार बार ये भी कर रहे हैं कि ईरान के अंदर अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ईरान के अंदर अब एक नई सत्ता आने चाहिए, और वो ये अपील जो है ईरान के लोगों से भी करते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खमेनी जो अभी तक निर्विवादित रूप से वहाँ के सर्वोच्च लीडर बने हुए हैं, उनके भी दोनों बाजू कट गए हैं। उनके जो सबसे बड़े सिपह सलारों में से एक है जनरल अली सादवानी, उनको आज मार दिया गया है। उनको इजराइल ने अपनी इस एयर स्ट्राइक के अंदर मार दिया है। अली सादवानी के मारे जाने के बाद जो किचन कैबिनेट के सदस्य हैं आयतुल्लाह अली खमेनी के, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में ईरान क्या बाकी मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ देखेगा, ईरान क्या पाकिस्तान की तरफ देखेगा? ईरान ने जो कल एक बात करी थी कि अगर हम पर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया और हम पर न्यूक्लियर हथियार चलाया तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार इजराइल पर चलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो कल हमने एक ईरान के लीडर को सुना, और ईरान के लीडर वो ये कह रहे थे कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो फिर पाकिस्तान परमाणु बम मारेगा। आपको याद है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का
वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के पास परमाणु बम है, उसने ये भी कहा था क्रिश्चियनों के पास परमाणु बम है, उन्होंने ये भी कहा था यहूदियों के पास परमाणु बम है लेकिन मुसलमानों के पास नहीं। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को बढ़ाया और उसके बाद 90s के दशक में आके नवाज शरीफ जब वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे तो भारत में पोखरण विस्फोट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में 1998 के अंदर पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार को हासिल किया था और पाकिस्तान ने भी भारत के दबाव के अंदर ये परमाणु परीक्षण किए थे। तब से पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास अपने परमाणु हथियार हैं। माफ़ कीजिएगा, इकलौता इस्लामिक देश है, इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। तो क्या इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदुओं के लिए कर पाएंगे, क्रिश्चियनों के लिए कर पाएंगे, यहूदियों के लिए कर पाएंगे? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए? तो आइए एक एक कर इस बात को भी समझ लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है, अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान तुरंत पलट गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कहा कि हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल अगर आप मुस्लिम राष्ट्रों की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो ईरान के अलग थलग बढ़ने के कारणों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ईरान क्या समझता है? ईरान के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो शिया है और ईरान मुस्लिम देशों का अपने आप को सर्वोच्च लीडर समझता है। वहीं उसकी सीधी टकराहट किससे होती है? उसकी सीधी टकराहट सऊदी अरब से होती है जिसके पास मक्का और मदीना है, मुसलमानों के जो सबसे पावरफुल धार्मिक सेंटर हैं, मजहबी सेंटर हैं, वो सऊदी अरब के पास है। लेकिन जो एक तरफ से अगर हम सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब सुन्नी डोमिनेटेड है, वहीं अगर हम ईरान को देखें तो ईरान शिया डोमिनेटेड है। अब मैं आपको बता दूं कि शिया सुन्नी का मतभेद एक शाश्वत मतभेद है इस्लाम के अंदर। तो शिया देश सुन्नी को ठीक से नहीं देख पाते और सुन्नी देश शिया को फूटी आंख नहीं सुहाते। तो अब मैं आपको बता दूं शिया कंट्री कौन कौन सी हैं, सुन्नी कंट्री कौन कौन सी हैं। तो इन कंट्रीज़ में है सऊदी अरेबिया, इन कंट्री में है इजिप्ट, इन कंट्री में है जॉर्डन, इस कंट्री में है तुर्की, इस कंट्री में है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया। ये तमाम कंट्री ऐसी है जहां पर सुन्नी लोग हैं और सुन्नी शासन है। ऐसे में इनका सीधे सीधे अहम का टकराव होता है, धार्मिक मजहबी टकराव होता है। वो बोलते हैं आप तो सुन्नी हैं, हम शिया हैं, लेकिन मुसलमानों के खलीफा हम हैं। सऊदी अरब समझता है मुसलमानों के खलीफा हम हैं, ईरान समझता है मुसलमानों के खलीफा हम हैं। ईरान यहूदियों पर भी इसीलिए हमले करवाता है क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा साबित करना चाहता है और यही खलीफा बाकी देश भी बनते हैं जिनमें सबसे प्रमुख सऊदी अरब है। ऐसे में इन तमाम देशों ने ईरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध का विरोध तो किया है, लेकिन ये जाहिर तौर पर ईरान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे इसकी संभावना न के बराबर नजर आती है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान को भी ले लीजिए। पाकिस्तान भी एक सुन्नी मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है चलता किसकी है, चल रही है वहाँ पर आजकल अल्लाह आर्मी और अमेरिका। और वो अमेरिका जो युद्ध में इजराइल को मदद देने की सोच रहा है, उसका पिट्ठू पाकिस्तान क्या इजराइल पे परमाणु बम बरसा देगा, इसकी संभावना न के बराबर है। ऐसा अगर पाकिस्तान ने सोचा तो पाकिस्तान का समूल नाश जो है अमेरिका पूरी तरह से कर सकता है। पाकिस्तान का समूल नाश कर सकता है अमेरिका, और पाकिस्तान का समूल नाश करने में इजराइल भी काफ़ी है। तो आपको अगर ये लग रहा होगा कि जो ईरान और पाकिस्तान की पींगे बड़ी थी इसके बाद मोसाद की नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं गई होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोसाद की नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गई होगी और इजराइल अब पाकिस्तान से अपने ढंग से निपटने के कारण ढूंढ रहा होगा। अब सवाल ये है कि ये तमाम जो मुस्लिम राष्ट्र हैं तो ये छोटे छोटे, लेकिन फिर भी ये इजराइल के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हो पाते, ये अमेरिका के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हो पाते? इसके 3 बेसिक वजह हैं। सबसे पहली वजह मैंने बताई आपको, शिया सुन्नी मतभेद। कौन खलीफा है, सुन्नी वाले देश खलीफा हैं या शिया वाले देश खलीफा हैं? तो ईरान अपने आप को खलीफा मानता है, सऊदी अरब अपने आप को खलीफा मानता है, और इस खलीफा की लड़ाई में जो है इन दोनों का तारतम्य मुस्लिम देश होने के बाद भी नहीं बन पाता। यही कारण है कि इस मतभेद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि चाहकर भी ये मुस्लिम देश एक साथ नहीं आ सकते। इसके अलावा इन देशों पर इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली ये तमाम देश
जो हैं निर्भर किस पे करते हैं? ये देश निर्भर करते हैं अमेरिका की सेना पर। अमेरिका को ये प्रोटेक्शन मनी देते हैं, इसीलिए इनको सैन्य ज़रूरतें उतनी नहीं हैं, तो इन्होंने अपनी फ़ौजें इतनी नहीं डेवलप की हैं। और अगर किसी भी हाल में ये इस तरह के किसी युद्ध में कूदते हैं तो फिर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से इनको बहुत सारे सैंक्शंस लग सकते हैं और इनकी ऑयल इकोनॉमी को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका और इजराइल की इन देशों पर सख्त नज़र रहती है। चाहे वो ईरान हो, ईरान पर सख्त नज़र थी। इसी के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ता देख इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। तो 3 कारण हैं: शिया सुन्नी मतभेद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध, अमेरिका और इजराइल की सख्त निगरानी। ये 3 कारण हैं जिसके चलते स्ट्रैटेजिक तौर पर तमाम मुस्लिम देशों को इकट्ठा होने ही नहीं दिया जाता। और इन देशों की आपस की तासीर और आपस की राजनीति भी ऐसी है कि ये सिर्फ हम मुसलमान हैं या हम उम्मा करेंगे यानी मुस्लिम ब्रदरहुड करेंगे, उसकी संभावना न के बराबर हो जाती है। ऐसे में ये संभावना बहुत बलशाली हो जाती है कि अगर अलग अलग ये देश खड़े रहेंगे तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर इनको ठोकेंगे। युद्ध में छठी रात बेहद महत्वपूर्ण है और छठी रात में हमको देखना होगा कौन कहाँ जाता है, कौन किस तरफ जाता है। लेकिन इस बात की संभावना से आप पूरी तरह आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहले आज की खबर के 2 बड़े मतलब, क्या अयतुल्ला अली खमेनी जो है इजराइल की किल लिस्ट में है, टू बी किल्ड लिस्ट में है। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि चाहकर भी मुस्लिम देश ईरान के साथ इस युद्ध के अंदर खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा विश्लेषण कैसा लगा, इसको लिखकर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर।